हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो बेटा कहाँ तक हमने कवर अप कर लिया? आई थिंक मोमेंटम चल रहा है अपना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम हमने कर लिया। तो यार फोर्स वाले चैप्टर में भी आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल्स भी कुछ कर लिया अब हमने। अभी तक हम फोर्स वाले चैप्टर में बस चीज़ों को डेवलप ही कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और डेवलप हो जाएं, उसके बाद फिर बेटा क्वेश्चंस की ही बारी रहेगी। कुछ क्वेश्चंस खैर हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह बीच में कवर अप किए भी हैं। तो एक तो हमने अभी तक कवर अप किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के साथ ही मोमेंटम इंपल्स भी चलने लग गया। मोमेंटम भी चल रहा है, इंपल्स भी चल रहा है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इकट्ठी चल रहे हैं, बीच में इंपल्स के कंसेप्ट, बीच में मोमेंटम का भी कंसेप्ट अपना आ ही रहा है। तो मोमेंटम में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ भी किया। फाइनली लास्ट टाइम अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ वगैरह हुआ है। अब थोड़ा मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाला एग्जांपल है, वो हम कवर अप कर देंगे। डाउट्स न्यूमेरिकल्स हो तो फिर आपके चलते रहेंगे। तो बेटा लास्ट टाइम की बात करूं अगर मैं, तो मेरे ख्याल से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने कवर अप किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बेटा इसके ये प्रूफ वगैरह किया था, स्टेटमेंट की प्रूफ किया। अब इसके कुछ अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, तो यार न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन के जो एग्जांपल्स है ना, वो सारे के सारे समझ लो किस पे लग जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे लग जाएंगे। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के बस लगा लो कि पूरक है, एक के कारण दूसरा प्रूव होता है, दूसरे के कारण पहला प्रूव होता है। आपने देखा होगा जब आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करवाया था तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का यूज करवाया, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करवाया तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज हुआ। तो एक ही बात है लगभग। जितने भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल होते हैं ना, वो एक्चुअली हमें कहाँ लगाने होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम में लगाने होते हैं। अब एक गन वाला एग्जाम्पल है, अब 9th क्लास तक वो जो गन वाला एग्जाम्पल है कि गन से जब हम बुलेट फायर करते हैं तो आगे की ओर फोर्स लगता है, उसके कारण पीछे की ओर भी फोर्स लगता है, और गन को पीछे की ओर झटका लगता है। अब सेम एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है कि भाई गन और बुलेट दोनों पहले रेस्ट पे थी, नेट मोमेंटम कितना था सिस्टम का, 0 था। जैसे गन फायर होगा गन से, बुलेट विल अटेन वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो गन हैज टू अटेन वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट ने अगर वेलोसिटी अटेन की तो दैट मींस बुलेट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम अटेन किया। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट हुआ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मोमेंटम उतना ही क्रिएट होगा ही होगा, ताकि नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 आए, क्योंकि फायर होने से पहले सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या था, 0 था। बहुत बार किया एग्जांपल। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, ठीक है। ये जो गन वाला आपका एग्जांपल है, इसमें हम कहते हैं कि जी इसके अंदर है बुलेट, शायद पहले भी मैंने करवाया। ये क्या है, गन। बुलेट का मास है कुछ m, गन का मास है कैपिटल M। तो इनिशियली तो मोमेंटम 0 था ना, तो फाइनली 0 होना चाहिए। तो फाइनली अगर भाई बुलेट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बुलेट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v अटेन कर ली, मतलब उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम mv अटेन कर लिया। तो यार गन को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी, यानी कुछ मोमेंटम अटेन करना पड़ेगा। ये उसका मास है, वेलोसिटी है, तो कैपिटल यूज किए, स्मॉल यूज कर लिए। इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनली ये बुलेट का मोमेंटम है, ये गन का मोमेंटम है, इन दोनों का सम अभी भी क्या आना चाहिए,
0 आना चाहिए। अब अभी भी 0 आ गया, दैट मीन्स एम वी प्लस एम वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी एम वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस एम वी आना चाहिए, यानी कैपिटल V जो है वो कितनी आ जाएगी, माइनस एम बाय कैपिटल M इंटू V। अब यहां पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो बुलेट ने वेलोसिटी अटेन करनी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अटेन करनी है, जो बुलेट ने वेलोसिटी अटेन करनी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये एग्जांपल शायद पहले भी हुआ, होता रहेगा, तो 9th से होता आ रहा है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बिल्कुल फिट होता है। पहले हम इसको थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से करते थे, लेकिन कंजर्वेशन मोमेंटम में बिल्कुल ही फिट हो रहा है। उसके अलावा भी और भी कई एग्जांपल्स हैं, और भी उसके अलावा बेटा कई एग्जांपल हैं। अब सबसे मेन एग्जांपल, एक एग्जांपल चलो और लो, कि मान लो ये कोई शेल है, शेल यानी कोई बम बुम है। अब जब यार ये ब्लास्ट करेगा, मान लो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जब ये ब्लास्ट करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसके सारे फ्रेगमेंट्स एक ही डायरेक्शन में जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल कि इसके सारे के सारे फ्रेगमेंट्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं। अगर यार 2 फ्रेगमेंट आगे जा रहे हैं तो कुछ को पीछे की ओर भी आना पड़ेगा, ताकि नेट मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। मान लेते हैं ये 2 पार्ट में बट गया। अब ये जब ये 2 पार्ट में बटेगा तो बेटा अगर इसका एक टुकड़ा आगे जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा पीछे की ओर ही आएगा, ताकि इसने अगर पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया है तो इसने नेगेटिव मोमेंटम गेन किया होगा, नेट मोमेंटम क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करेंगे हम, बोर्ड पे भी करेंगे, लाइव क्लास में भी करेंगे। तो अभी हम थ्योरी पे चलो फोकस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में फिर लाइव लेकर आएंगे आपको, साथ में, साथ के साथ न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपके। ओके जी। उसके अलावा बेटा सबसे मेन जो एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड रहता है वो है रॉकेट प्रोपल्सन या रॉकेट वाला। अब रॉकेट क्या होता है, रॉकेट चाहे दिवाली वाला हो भाई, चाहे सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, रॉकेट की बॉडी में बेसिकली फ्यूल ही होता है। ओके, रॉकेट की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्यूल ही होगा, फ्यूल। अब होता क्या है, जब इसको बर्न करेंगे तो सारा का सारा फ्यूल गैस बनकर एकदम बाहर आता है, एकदम बाहर आएगा। अब बाहर आ रहा है, गैसेस का भी कुछ ना कुछ तो क्या होता है, मास होता है कि नहीं। अब जब ये बाहर आ रहा है तो दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन हो रहा है। अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ गेन ऑफ मोमेंटम हो रहा है, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही गेन ऑफ मोमेंटम होगा। दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही गेन ऑफ मोमेंटम होगा, ताकि नेट चेंज इन मोमेंटम क्या आए, 0 आए। जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गेन ऑफ मोमेंटम होगा, उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मोमेंटम का गेन होगा, उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में गेन ऑफ मोमेंटम होगा, ताकि नेट मोमेंटम चेंज 0 आए, या नेट मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। जब तक ये नीचे गैसेस निकलती रहेंगी वो मोमेंटम गेन करती रहेंगी। जब तक मोमेंटम गेन होता रहेगा तब तक ये ऊपर की ओर वेलोसिटी गेन करता रहेगा। तो यही रॉकेट का प्रिंसिपल है कि रॉकेट में जब तक फ्यूल रहता है तब तक उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, क्योंकि गैसेस नीचे की ओर मोमेंटम गेन करती हैं, रॉकेट की बॉडी ऊपर की ओर करती है। गैसेस नीचे की ओर करती है, रॉकेट की बॉडी ऊपर की ओर मोमेंटम गेन करती है। अभी जो रॉकेट प्रोपल्सन वाला ना, इसको एज ए आर्टिकल करा रहे हैं, इसमें कुछ रिजल्ट्स वगैरह कैलकुलेट करनी है। डाल लो हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन, इसको डिटेल में कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हम लाइव में कर ही रही हैं। एक स्पेशल वीडियो कुछ खास वाले न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से मिलेगी, जिसमें टॉपिक वाइज सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होंगे। अदरवाइज हम न्यूमेरिकल्स लाइव क्लास में करेंगे।
अभी फिलहाल क्या हेडिंग डाल रहे हो आप? कंसेप्ट ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन। ये एक आर्टिकल है यार, इससे क्या होगा कि हम मोमेंटम वाला कंसेप्ट है ना, जो मोमेंटम चल रहा है, हमने शुरू किया हुआ है, कम से कम उसको क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे, फिर दूसरी बातों की ओर बढ़ेंगे बेटा। फिर कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अभी पढ़ी हैं फोर्स वाले चैप्टर में, फिर हम उनकी ओर बढ़ेंगे। फिलहाल हम एक आर्टिकल कराने जा रहे हैं आपको, हेडिंग डालना रॉकेट प्रोपल्सन। एक टॉपिक दिया होता है किताबों में, क्या जी? रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन, प्रोपल्सन यानी रॉकेट को ऊपर की ओर लॉन्च कर, तो रॉकेट प्रोपल्सन। अब रॉकेट प्रोपल्सन में आर्टिकल लंबा चौड़ा है, 2-3 इसमें कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने अपने टारगेट्स फिक्स कर लेने यार। कोई भी जब बड़ा आर्टिकल आता ना, तो अपने टारगेट फिक्स हो जाने चाहिए कि हम इसमें कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, मतलब व्हाट शुड बी अवर रिजल्ट, हम रिजल्ट क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर जो सिचुएशन होगी उसमें एक रॉकेट होगा जी, ठीक है। एक तो हमने रॉकेट के ऊपर उसको स्पीड बढ़ाने के लिए जो उसको ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। यानी पहला टारगेट होता है रॉकेट के ऊपर लगने वाली क्या कैलकुलेट करनी है हमने, थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है। थ्रस्ट, थ्रस्ट एक्चुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को ही कहते हैं। थ्रस्ट एक्चुअली हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऊपर की ओर लगता है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को ही क्या कह देते हैं, थ्रस्ट कह देते हैं। ओके जी। तो एक हमने रॉकेट पे ऊपर लगने वाली, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे पता लगना शुरू होगा, थ्रस्ट फाइंड करनी है। दूसरा, जब रॉकेट हम लॉन्च कर देंगे तो ऊपर जा रहा होगा, जाते 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 मैंने बोला जब तक उसमें फ्यूल रहेगा तब तक गैस बनकर पीछे निकलता रहेगा। जब तक वो गैस बनकर पीछे निकलता रहेगा तब तक रॉकेट की स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अगला अपना टारगेट होगा, इसमें पूरे आर्टिकल में आ रहा है अभी, हमें रॉकेट की क्या कैलकुलेट करनी होगी, स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। स्पीड एट एनी पॉइंट, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी क्या कैलकुलेट करनी होगी, स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग आ गई रॉकेट प्रोपल्सन। करना क्या है, अब धीरे धीरे पता लगेगा आपको, धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना टॉपिक, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो हमने शुरू में बोला कि लेट्स, अपने पास एक रॉकेट है जिसको हमने लॉन्च किया, रॉकेट को हमने लॉन्च किया, मैं उसके 3 स्टेजेस बनाऊंगा, ठीक है, उसकी 3 स्टेजेस बनाऊंगा। जैसे मान लो हमने बोला ये है रॉकेट लॉन्चिंग की स्टेज 1, कि अभी हमने बस उस तैयारी करके रखी हुई है, अभी बटन नहीं दबाया, यानी t इक्वल टू 0 वाली स्थिति। ओके, उसके बाद मान लो ये है जी थोड़ी देर बाद की सिचुएशन। अब भाई रॉकेट बड़ा छोटा बन जाएगा, अब रॉकेट नहीं बड़ा छोटा हो रहा, वो तो मेरा अंदाजा गलत हो जा रहा है, इसलिए बड़ा छोटा हो जाएगा। सेम साइज के बनाने हैं आपने, 1 2 और ओके जी। तो ये अपना रॉकेट है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है या ऊपर की ओर बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपने लिख लिया वही कि लेट अस कंसीडर, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया हमने, लेट अस कंसीडर, ये रॉकेट है जी। ये जो सिचुएशन है पहले वाली, ये मान लो दिस सिचुएशन इज एट t इक्वल टू 0। ये जो सिचुएशन है जी, दिस सिचुएशन इज एट t
इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, ये थोड़ी देर बाद की, मतलब कोई भी टाइम स्टार्ट हो चुका, और ये वाली जो सिचुएशन है ये इससे थोड़ा जस्ट बाद की सिचुएशन, जस्ट बाद की सिचुएशन। तो एक हो गई है स्टार्ट ही हुआ, ये थोड़ी देर बाद की, कोई भी टाइम, ये उसके जस्ट बाद की सिचुएशन। ओके, ये एग्जाम में आ जाता है भाई, प्रूफ सब चाहिए हमें। अब ध्यान से सुनना, इसकी बॉडी में फ्यूल ही फ्यूल है, ये t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुई मान लो यार, ये लॉन्चिंग हो चुकी है, इसको चलते हुए t टाइम बीत चुका है, गैसेस बाहर निकली, ओके, नीचे की ओर कितनी वेलोसिटी से, vg, vg इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस। रॉकेट ऊपर चलने लग गया, इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी v नॉट थी। मान लेते हैं कि जो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने बिल्कुल 0 वाला नहीं लिया, इन बिटवीन ले लिया। t इक्वल टू 0 पर मान लो कि ये t इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, और घड़ी मैंने तब देखनी शुरू की थी जब रॉकेट चल चुका था, यानी t इक्वल टू 0 पे ये चल रहा था मान लो अगर, तो उस वक्त उसकी जो स्पीड थी, बात को समझे, v नॉट थी, मास इस वक्त इसका कितना था मान लो, m नॉट हो सकती है। एक तो ये हो गया कि जब t 0 था वेलोसिटी बिल्कुल 0 थी, नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन मैंने बोला कि मैंने घड़ी देखनी तब शुरू की जब रॉकेट चल चुका था, बटन पहले दबा दिया, टाइम मेजर करना थोड़ा बाद में शुरू किया, तो एट t इक्वल टू 0 मान लो उसके पास कुछ वेलोसिटी थी जिसको मैंने v नोट कह दिया, ओके, मास इसका m नोट था, गैसेस थोड़ी बहुत निकल रही थी, उसके बाद जब टाइम t बीत गया इसकी वेलोसिटी v हो गई, गैसेस की वेलोसिटी vg हो गई, और इसके जस्ट बाद ये t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है, थोड़ी बहुत ही वेलोसिटी उसके पास है, बस अभी थोड़ा सा फ्यूल ही खर्च हुआ है, इस सिचुएशन में चलो इन बिटवीन सिचुएशन आ गई, अब इतना फ्यूल बच रहा है, ओके। और ये सिचुएशन जो है ना बेटा, ये t प्लस dt, dt आपको पता है, dt का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इसके और इसके बीच में टाइम का कोई खास फर्क नहीं है, बस नेग्लिजिबल, थोड़ा सा टाइम और बीत गया, t से t प्लस dt हो गया। तो इसका मास इस वक्त m नॉट था, इस वक्त m माना, अब इस वक्त इसका मास जो है स्लाइटली और कम हो गया। क्यों कम हुआ? कि कुछ मास dm, जब टाइम इसके और इसके बीच में, जब हमने टाइम थोड़ा सा ही लिया, तो ये यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में कितनी गैस बाहर निकली? मान लो dm गैस बाहर निकली, यहां m मास था, तो यहां कितना मास हो जाएगा? m माइनस dm। सिचुएशन क्रिएट कर ले भाई, यहां तक पहुंचते पहुंचते m माइनस dm होगा, और यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? v प्लस dv हो जाएगी। बात को समझो, ये तो स्टार्टिंग हो गई, मास m नॉट, वेलोसिटी v नॉट, t 0। कुछ देर बाद टाइम t पे मास इसका m रह गया, वेलोसिटी v हो चुकी है,
गैसेस बाहर निकल ही रही हैं। ओके, अब अगली बात, जस्ट आफ्टर टाइम dt, इसका मास कम हो गया, m माइनस डी एम हो गया, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, v प्लस dv हो गई। मास m माइनस डी एम क्यों हुआ कम? क्योंकि गैसेस vg वेलोसिटी से नीचे की ओर निकली है, मास कम हो गया, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। उम्मीद है सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। तो पहले सिचुएशन ही देखनी होती है भाई, ये होगी तुम्हारी स्टेज 1, ये हो जाएगी स्टेज 2, और ये हो जाएगी अपनी स्टेज 3। तो एक होगी स्टेज 1, एक होगी स्टेज 2 और एक होगी स्टेज 3। अब ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल के हिसाब से वही चीज लगेगी इसमें। टारगेट मेरा है थ्रस्ट कैलकुलेट करना और स्पीड एट एनी इंस्टेंट यानी v कैलकुलेट करना। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर रॉकेट ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, और गैसेस नीचे vg वेलोसिटी से निकली हैं, गैस नीचे जा रही है vg वेलोसिटी, तो गैस की अपनी वेलोसिटी कितनी है vg, रॉकेट की अपनी वेलोसिटी कितनी है v। अगर बेटा मैं बोलूं स्पीड ऑफ गैस, तो वो vg है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ गैसेस जो निकल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, सोचो आपको बता रखा है कि अगर ए ऊपर जा रहा है और बी नीचे जा रहा है, इसकी स्पीड va है, इसकी स्पीड vb है, तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, क्या फाइंड करनी है हमने, वेलोसिटी ऑफ b फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू a। तो भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेलोसिटी कैसे आएगी, ऐड होकर आएगी कि नहीं आएगी। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो ऐड करते हैं। तो यहां पर बीच में जरूरत पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। यहां पे हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव, पहले डिफाइन कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्या डिफाइन करना है हमने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। इसको हम एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस भी कहते हैं। एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकलना, यार एग्जॉस्ट फैन नहीं होता, सारी हवा को बाहर निकाल देता है, तो एग्जॉस्ट का मतलब बाहर निकलना। अब एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस, गैसेस की क्या एग्जॉस्ट स्पीड, कि वो किस स्पीड से बाहर निकल रही हैं, वो रॉकेट की स्पीड के हिसाब से बतानी पड़ेगी हमें। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट या एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस एक ही बात है। नोट करूंगा, यू से करूंगा, तो यार ये जो यू है, यू ये क्या है, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब गैस किस तरफ जा रही है, नीचे की ओर, रॉकेट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो अगर मैं गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकालता हूं तो वो होगी v प्लस vg होगी, क्योंकि मैंने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर यार गैस की अपनी स्पीड देखोगे तो vg, रॉकेट की अपनी स्पीड देखोगे v, लेकिन गैस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट देखोगे, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट देखोगे गैस की स्पीड, तो वो ऐड हो जाएंगी, दैट विल बी v प्लस vg। अब अगली बात, रॉकेट जा रहा है ऊपर, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, तो ये किसकी स्पीड है, ये गैस की स्पीड है, गैस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वो तो v प्लस vg आ गया। लेकिन ये ओवरऑल कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, इसलिए इसके साथ माइनस लगेगा, क्योंकि बिकॉज अगर मैंने बोला होता वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैस तो आता v प्लस vg ही, लेकिन वो पॉजिटिव आता। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू
रॉकेट, तो वो v प्लस वी जी होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो भैया यहां पर आपको पॉइंट क्या बताया हमने, एक नई टर्म बता दी, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस। ओके जी, जिसको क्या बोला हमने, v प्लस वी जी, यू से नोट किया, माइनस लगेगी, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस माइनस यू या माइनस वी प्लस वी जी हो जाएगा। ओके जी, अब अगली बात ये है, ये स्टेज 1 है भाई, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। मैं स्टेज 2 और स्टेज 3 को टेकअप करूंगा और इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा। भाई यहां से लेके यहां तक स्पीड में चेंज आ गया, स्पीड में चेंज आ गया। अब रॉकेट ने अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड गेन की है तो गैस ने बैकवर्ड डायरेक्शन में गेन की है। रॉकेट ने अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम गेन किया तो गैसेस ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम गेन किया होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हम यहां पर इतनी बातें करने के बाद क्या करेंगे, अगली बात क्या लिखेंगे कि नाउ अप्लाइंग, स्टेजेस आपके सामने थी, नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिटवीन स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो अगली बात, अकॉर्डिंग टू, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, according to law of conservation of a linear momentum between stage 2 and stage 3। ओके, लगाना जरा स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इस वक्त यहां पर मास कितना m, वेलोसिटी कितनी v। ये जो vg निकला है ये स्टेज 1 और 2 के बीच की सिचुएशन है। ये जो vg है ना, इस वक्त मास m है, वेलोसिटी v है। जो vg निकला है स्टेज 2 से जब 3 हो रही थी उस दौरान निकला था, तो वो मैंने यहां पे vg शो किया। और मास कितना निकला dm। इस वक्त इसका मास m है और वेलोसिटी v है। तो बेटा स्टेज 2 में मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसका मास कितना हो गया रॉकेट का, m माइनस dm हो गया, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v प्लस dv हो गई। तो ये बेटा मास, ये वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या आ गया जी, मोमेंटम आ गया। किसका, रॉकेट का। लेकिन इसी दौरान इसने तो मोमेंटम गेन कर लिया ऊपर की ओर, v प्लस डी वी, वेलोसिटी बढ़ गई, वैसे थोड़ा मास भी कम हुआ है, लेकिन गैस भी तो बाहर निकली है ना। तो उसने कितना मोमेंटम गेन किया, उसने गेन किया मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना, dm, क्योंकि गैस जो निकली है उसका मास dm है। वेलोसिटी कितनी, vg। मोमेंटम कितना आ गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास dm था, वेलोसिटी vg थी। तो यार mv इनिशियल मोमेंटम था। थोड़ी देर बाद स्टेज 3 में ये रॉकेट का मोमेंटम और ये गैस का क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। ओके जी, तो ये लग गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में। इसको ओपन कर दो यार, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। चलो, ये हो जाएगा m इंटू वी, ये हो जाएगा m v प्लस m dv माइनस v इंटू dm माइनस dm इंटू dv माइनस dm इंटू v g। चेक कर सकते हो। ओके जी, अब चेक करो, mv से mv क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर इस पूरी सिचुएशन में ध्यान देना, एक टर्म आ रही है dm इंटू dv। ओके, अब ये आज सिखाते हैं, आज बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनना यार। अपने पास कभी भी dx, dm,
dv, dt, dp आ सकता है, सब आ चुका है। dx तो आता ही रहता है, dt चल ही रहा है, dp भी हमने पढ़ लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में dp यूज किया, ठीक है। dv हो सकता है, dt हो सकता है, dp हो सकता है, dm हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ d लग गया, छोटा d, dm, जिसका मतलब ये बड़ी ही स्मॉल क्वांटिटी है। dx का मतलब अ वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस, जिसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। dt मतलब वेरी 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 स्मॉल, भी किया जा सकता है। तो d लग गया तो मतलब इतनी छोटी चीज है कि जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और यार अगर दो छोटी छोटी चीजों का प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट, dm खुद बहुत छोटा है बेचारा, dv भी बहुत बहुत छोटा है बेचारा, और अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई, तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। यहां मल्टीप्लाई होने से बढ़ना नहीं है। देखो ये dm इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये पॉइंटों में चल रहा है, 0.0005, 0.001। यार बोल दिया जब बहुत छोटा तो डेसिमल्स में 0.00 में चल रहा है वो। ऐसे जो dv है ये भी बहुत छोटा है, ये भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि डेसिमल्स में, पॉइंट्स में चल रहा है, फ्रैक्शंस में चल रहा है ये। अब जब दो बहुत छोटी चीजें जो 1 से भी छोटी हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं तो उनका प्रोडक्ट और छोटा आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये 0.001 है, यानी ये 10⁻⁻2 है कि 3 है, 10⁻³ है ये, और ये भी क्या है 10⁻3, 1 2 3। अब 10⁻³ और 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है 1/10 और दूसरा भी लिखा हुआ है 1/10, यार इनको मल्टीप्लाई करोगे ये और छोटा हो जाएगा, 1/100। तो भाई जो पहले ही छोटा है वो किसी दूसरे को बड़ा नहीं कर सकता। जिसकी खुद की ही सोच छोटी हो तो वो किसी की सोच को क्या बढ़ाएगा। तो अगर एक बहुत छोटी चीज है उसको एक अपनी ही जैसी एक स्मॉल चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो समझ लो समझ लो समझ लो वो क्वांटिटी बहुत 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 छोटी हो जाएगी। ये खुद ही नेग्लिजिबल था, ये खुद ही नेग्लिजिबल था, जब दोनों मिल जाएंगे तो वो इतने नेग्लिजिबल हो जाएंगे कि जिसको हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे, लेंगे ही नहीं। टाइम ज्यादा लगा दिया लेकिन आगे के लिए पक्का कर दिया मैंने तुम्हें, कभी भी dm इंटू dv, dx इंटू dt, दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ जाए, वी विल नेग्लेक्ट दैट वैल्यू, क्योंकि वो इतनी छोटी होगी कि उसको रखने का भी कोई फायदा नहीं है। dm dv तक तो ठीक था, कल्ले कल्ले थे, तब तक तो हमने उनको सहन कर लिया, चल तू छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों मिल गए तो वो इतनी वैल्यू छोटी होगी, उसको तो क्या कर देते हम, नेग्लेक्ट कर देते। मैं ये कहना चाहता हूं अपनी ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें ये जो क्वांटिटी है dm इंटू dv, इट विल बी नेग्लेक्टेड। आप लिख दोगे dm dv इज नेग्लेक्टेड बीइंग वेरी स्मॉल। इसको बहुत छोटा होने के कारण हमने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट ही कर देना है। तो ये चीज कट गई थी भाई, ये चीज नेग्लेक्ट हो गई थी। चेक कर लो क्या लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करके हम लिख देंगे। ये चीज कट गई, ये आ गया m dv, ओके, ये नेग्लेक्ट हो गई। तो अभी तक यहां पे इस साइड पे क्या चल रहा है 0, यहां पे हो गया m इंटू dv, इसको चल ऐसे ही रहने देते हैं। और ये हो गया माइनस, इसके पास भी क्या है माइनस, दोनों का माइनस मैंने कॉमन ले लिया। दोनों के पास क्या है dm, चलो dm भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बेटा इसका माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में v बच गया, और इसका भी माइनस कॉमन ले लिया और dm भी बाहर है। क्या बच गया ब्रैकेट में, vg बच गया। ब्रैकेट में क्या बच गया, vg बच गया। इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आपका प्लस हो जाएगा v प्लस vg,
चेक कर लो, ये सारी टर्म इधर आ गई, v प्लस बी जी इंटू डी एम, पॉजिटिव हो गया रिजल्ट, इक्वल टू क्या बचा, m इंटू डी वी बच गया। ओके जी, अब आप ध्यान से देखो, ये जो v प्लस बी जी है, v प्लस बी जी है, वो किसके इक्वल है, माइनस u के इक्वल है। v प्लस बी जी इज इक्वल टू माइनस u, यार u इक्वल टू माइनस वी प्लस बी जी है, तो v प्लस बी जी इक्वल टू माइनस u हो जाएगा। दैट मीन्स ये बनेगा माइनस u इंटू डी एम इक्वल टू m इंटू डी वी। तो m इंटू डी वी इक्वल टू माइनस u इंटू डी एम आ गया। इसका यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लगाकर रख लो। अब इसमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। m क्या है, मास एट एनी टाइम t, मास क्या था, m क्या था, मास एट एनी टाइम t। dm क्या है, चेंज इन मास, स्टेज 1 से 2 के बीच, स्टेज 2 से 3 के बीच। dv क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, यहां से यहां तक जाते हुए चेंज इन वेलोसिटी dv, चेंज इन मास dm। u एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस, u क्या है आपकी, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ओके जी, यहां तक हो गया, बहुत बढ़िया बात। इसको इक्वेशन लगा के रख लो, इक्वेशन नंबर 1। आगे लिख लो कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय dt ऑन बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे जी, हम dt से डिवाइड कर देंगे। कर दो, ये क्या बना, इट विल बी माइनस u इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी। कर दिया डिवाइड हमने, बोथ साइड dt से डिवाइड कर दिया। ओके, ये चीज क्या बना बेटा, डी वी बाई डी टी एक्सेलेरेशन होती है, ये बन गया m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस u इंटू डी एम डिवाइडेड बाय डी टी। अब मास इंटू एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स, इक्वल टू माइनस u इंटू डी एम बाय डी टी। ओके, अब ये आ गया फोर्स की एक्सप्रेशन, ये क्या आ गई आपकी, फोर्स की एक्सप्रेशन आ गई। इसी को हम कहते हैं थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट। फर्स्ट टारगेट क्या था अपना, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट का मतलब होता है बेटा, जो थ्रस्ट का बेसिक मतलब होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या हुई आपकी, जो भी ऊपर की ओर एकदम फोर्स लग रहा है ना, वो हो गया थ्रस्ट। तो F इक्वल टू आ गया बेटा माइनस यू डी एम बाई डी टी। अब थोड़ा सा अभी आगे जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए और भी चीजें करनी है। अब थोड़ा सा बात को समझो कि यार ये जो थ्रस्ट आई इसका मीनिंग क्या निकला, F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम डिवाइडेड बाय डी टी आ तो गई। अब बेसिकली ये क्या है, क्या रही है बेटा, इसमें एक टर्म आ रही है डी एम बाई डी टी। अब देखो मैंने बहुत बार बोला तुम्हें, जब भी नीचे डी टी आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज हो जाता है। किसका, उस क्वांटिटी का जिसकी बात चल रही है। तो अगर कहीं dt नीचे आ जाए तो उसका मतलब हो जाता है रेट ऑफ चेंज। तो अपना जो रिजल्ट बन रहा है उसमें अगर आप ध्यान दो, डिस्कशन ये है भाई, F इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी आ गया, रिजल्ट क्या आ गया अपना, F इज इक्वल टू माइनस यू इंटू। ओके, अब यहां पर खास बात यह निकली कि जो थ्रस्ट लगेगी ना ऊपर की ओर, वो किसके प्रोपोर्शनल जा रही है, इट इज प्रोपोर्शनल टू dm बाई डी टी। अब dm बाई डी टी क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास।
ये क्या चीज है आपकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। देखो डीएम बाई dt को तो पता ही है आपको क्या पढ़ना है, डीएम बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब यहां पर बेटा मास के चेंज होने का मतलब हो रहा है कि फ्यूल बर्न कर रहा है, तभी मास चेंज हो रहा है ना। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का मीनिंग जो निकल आ रहा है रॉकेट वाले केस में, ये निकल कर आ रहा है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। क्योंकि मास क्यों चेंज हो रहा है कि रॉकेट के अंदर का जो फ्यूल है ना वो गैस बनकर उड़ता जा रहा है, तो मास चेंज होता जा रहा है। अब जितनी तेजी से फ्यूल बर्न होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो जाएगा। तो एक ही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का यहां पर मतलब क्या है? रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब बात क्या निकल कर आ रही है कि भाई कितनी थ्रस्ट लगेगी ऊपर की ओर, कितना फोर्स लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। जितनी तेजी से फ्यूल बर्न करेगा उतनी ही ज्यादा थ्रस्ट लगेगी और उतनी ही जल्दी वो स्पीड गेन करेगा। तो जितनी तेजी से फ्यूल बर्न होता है ना उतनी ही स्पीड तेजी से बढ़ती है। अगर भाई तुम लोगों ने धूम देखी हो, धूम 1 जॉन अब्राहम वाली, अपनी बाइक्स को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि उनमें स्पेशल सिलेंडर्स लगा लेते हैं। अब पहले तो वो चोरी वोरी करके पुलिस को पीछे लगाते हैं, अगर सही से देखी हो, और पुलिस जब उनके पीछे पड़ जाती है तो एक बटन दबाते हैं मोटरसाइकिल का, और फिर स्पीड ऐसे बढ़ती है कि पुलिस वाले, वो अभिषेक बच्चन तो देखते रह जाता है, वो सारी की सारी टीम क्या हो जाती है? एकदम गायब हो जाती है। तो पूरी धूम 1 में जो धूम मचाई थी वो बाइक्स ने मचाई थी। बाइक्स सारी स्पेशली मॉडिफाइड थी, उसमें लगाई थी फिजिक्स कि उन्होंने सिलेंडर फिट किए थे, जब वो बटन दबाते थे तो एकदम ही बाइक्स को थ्रस्ट मिल जाती थी। अब थ्रस्ट कहां से मिल जाती थी कि वो जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एकदम क्या हो जाती थी? इंक्रीज हो जाती थी, जिससे पीछे की ओर एकदम गैसेस निकलती थी, एकदम थ्रस्ट मिलती थी, वो आगे बढ़ती थी। तो वहां पे भी फिजिक्स है, वहां पे भी यही कंसेप्ट है, जितनी तेजी से फ्यूल बर्न करवा दोगे उतनी ज्यादा थ्रस्ट मिलेगी, उतनी जल्दी स्पीड गेन कर लेगा। या फिर किसी ने वो शोले देखी हो ना, शोले फिल्म की स्टार्टिंग में देखी होगी, स्टार्टिंग में वो जब डाकू वाकू आ जाते हैं, वो सीन आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक वो जो कोयले वाली ट्रेन है, उनकी इंजन जो कोयले से स्टीम प्रोड्यूस करने वाला इंजन है उनका, तो उसमें आप देखते हैं कि जब डाकू वाकू आ जाते हैं ना तो उसको ट्रेन दौड़ानी होती है। अब ट्रेन दौड़ाने के लिए क्या करता है, वो कोयला जो है ना वो डालते हैं। अब जब उसको स्पीड बढ़ानी होती है तो डाकू आगे वो क्या करता है, कोयला बड़ी तेजी से डालने लग जाता है। अब जितनी तेजी से वो कोयला डालेगा वहां पर उतनी तेजी से फ्यूल बर्न होगा, जितनी तेजी से फ्यूल बर्न होगा उतनी ही थ्रस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी थ्रस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी। तो भाई फिल्में देखा करो, उनमें लगती है फिर फिजिक्स कई जगह पे लगाया करो, हर जगह पे फिजिक्स। तो पॉइंट ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dm बाई dt। याद रखना है, F यानी जो थ्रस्ट लग रही है रॉकेट पे वो किसके प्रोपोर्शनल जा रही है? dm बाई dt के प्रोपोर्शनल जा रही है। अच्छा, नेगेटिव साइन यहां पर है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेट है ना नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब धीरे धीरे वक्त के साथ फ्यूल कम होता जाएगा और वक्त के साथ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल भी कम होता जाएगा। नेगेटिव साइन यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है। तो अपने पास पॉइंट क्या निकला? F इज इक्वल टू माइनस यू इंटू dm डिवाइडेड बाय dt। ओके, अब अगले टारगेट की ओर बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां से फिर से लो, माइनस यू इंटू dm बाई dt का यूज करते हुए ये हो गया, थ्रस्ट वाला काम हो गया, ठीक है, एक पार्ट हो गया। अगली बात लिखो, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 है माइनस यू इंटू डी एम इक्वल टू m इंटू
डीवी, थोड़ी इंटीग्रेशन, थोड़े लॉग वगैरह का यूज करवाएंगे अभी आपका, ओके। तो माइनस यू इंटू डी एम इक्वल टू एम इंटू डी वी। यहां से अब मैंने बोला कि m वाले इकट्ठे कर लो, d वाले को अलग इकट्ठे कर लो, इसको मैंने यहीं रखा dv को, इसको लिख दिया माइनस u इंटू डी एम बाई एम लग दिया, dv इधर लिखा यार, ये इधर भेज दिया, ओके। dv इक्वल टू माइनस u डी एम डिवाइडेड बाई एम, m वाले हमने कंबाइन कर दिए। अब लिख लो कि नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगली बात है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कर दो भैया इंटीग्रेटिंग, इतनी इंटीग्रेशन तो सिखाई हुई होगी कि इसको इंटीग्रेट किया dv इक्वल टू माइनस यू, इसको इंटीग्रेट किया, ये बन गया dm बाय m, ओके। इंटीग्रेशन करने के लिए आपने जब इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी ना, यहां पे इस टाइप की इंटीग्रेशन की ही थी, फिर तो कर दो जी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखने के बाद ये बन जाएगा इंटीग्रेट dv माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ dm बाय m। बेटा यहां पे लिमिट भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहां पे लिमिट भी लगा दी मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ dv में यहां मैंने लिखा वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट v नॉट, फाइनल लिमिट v, मतलब जब इसका मास m नॉट था, इनिशियल मास m नॉट, याद करो वो डायग्राम स्टेज 1 में मैंने इनिशियल मास m नॉट, जब मास m नॉट था वेलोसिटी v नॉट थी, जब मास m हो गया तो वेलोसिटी v हो गई, करस्पॉन्डिंग लिमिट लगानी पड़ती है, ओके। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है dv की इंटीग्रेशन होती है v, तो अगले स्टेप में dv की इंटीग्रेशन हो जाएगी v, लिमिट लगानी आपको आती होंगी, ये हो जाएगी v नॉट से लेकर v इक्वल टू माइनस u, u कांस्टेंट है बेटा, 1 बाय x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है x, 1 बाय y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी y, तो यार इंटीग्रेशन 1 बाय m विद रिस्पेक्ट टू m ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x विद रिस्पेक्ट टू x होती है log x, यार log x क्या होती है, log ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर बेटा आपको करनी आती होगी, इतनी तो सीखी होगी, नहीं आती होगी तो अभी थोड़ी बहुत ही बता देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv की इंटीग्रेशन v, तो अगले स्टेप में dv की इंटीग्रेशन v हो गई, लिमिट आपको लगानी आती है, लिमिट कहां से कहां तक है, ये v नॉट से लेकर v तक है, इक्वल टू, अब बेटा यहां पे माइनस u तो ऐसे ही रहेगा माइनस u, यह इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय m विद रिस्पेक्ट टू m, dm तो ये बता रहा ना किसके रिस्पेक्ट में करनी है। अब बेटा पुरानी बात अगर याद करो तो कभी सिखाया होगा इंटीग्रेशन 1 बाय x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होती है log x, क्या होती है जी, log x। log में भी मैंने ln लिखा है, कुछ बातें जो नहीं आती हैं सीखनी होती हैं उसी वक्त। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x होती है बच्चे log x, स्टार्टिंग में कराई थी लेकिन मैंने बोला था ज्यादा नहीं कराते, जब आएगा तब दोबारा कराएंगे, तो दोबारा थोड़ा सा करा रहा हूं। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, इट इज इक्वल टू log s, यहां पे मैंने लिखा है ln। बेटा अगर लिखा हो ln तो इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, इसका मीनिंग क्या होता है, नेचुरल लॉग। अगर लिखा हुआ है log तो इसका मतलब होता है लॉग, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ लॉग कहते हैं। अब ज्यादा डिटेल इसकी जब लॉग को डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है, नेचुरल लॉग और LOG वाले लॉग में क्या फर्क है, दोनों के बीच में बेस का फर्क होता है। इसका बेस 10 है, इसका बेस E होता है। अब ये बाद में बताऊंगा, ये चीज खत्म हो जाए, लॉग वाली बात अलग से बतानी पड़ेगी, फिर कभी बताऊंगा या बाद में बताऊंगा। अभी पहले फिलहाल इतना बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन से जब भी लॉग आएगा नेचुरल लॉग आएगा, इंटीग्रेशन से जब भी लॉग आएगा, कौन सा वाला आएगा,
नेचुरल लॉग आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x किसके इक्वल होती है? log x के इक्वल, क्योंकि इंटीग्रेशन से log आ रहा है तो नेचुरल आ रहा है। अच्छा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में जो रिलेशन होती है वो ये होती है कि log नेचुरल वाला जो है इट इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 वाला। ओके, अब इस पे ज्यादा बताऊंगा नहीं तो अपना आर्टिकल बीच में रह जाएगा। फिलहाल मैंने बोला इंटीग्रेशन से जब log आता है तो नेचुरल वाला आता है। नेचुरल वाले का मतलब उसका बेस e है, और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? log 10 वाले में। log 10 वाले को log पूरा लिखते हैं, इसका जब यूज करूंगा तब समझाऊंगा। अभी फिलहाल log वाली बात यहीं पे खत्म की। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y विद रिस्पेक्ट टू y, log y। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/m विद रिस्पेक्ट टू m क्या होगी? log m होगी। और log कौन सा आएगा? नेचुरल वाला आएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखता हूं, ध्यान देना, ये हो जाएगा माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/m विद रिस्पेक्ट टू m, log m आ गई log m। लेकिन log कौन सा लगेगा? नेचुरल वाला लगेगा। और इसकी जो लिमिट है, लिमिट क्या है? m0 से m है। अब ध्यान दो, log m0 से लेकर m इसकी लिमिट log m आएगा। ओके, ये चीज क्या बनेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस यू, ये इसकी अपर लिमिट, ये इसकी क्या हो गई? लोअर लिमिट। ओके, अब ध्यान देना, इसको मैं लिखूंगा v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस यू, ये है बच्चे log m माइनस log m नॉट। ऊपर दो रूल लिख रहा हूं, अगर कभी भी लिखा हो log, चाहे नेचुरल हो चाहे एलओजी, x इंटू वाई, तो इसको लिखते हैं log। अगर कहीं लिखा हो log एक्स वाई, तो इसको लिखा जाता है log x प्लस log y। और अगर कहीं लिखा हो log ऑफ x बाय y, तो इसको लिखा जाता है log x माइनस log y। अब ये क्या है? log x माइनस log y है ना। तो log x माइनस log y क्या होता है? log x बाय y। तो log m माइनस log m नॉट क्या हो गया? log ऑफ m बाय m नॉट। भैया log जो है अलग से लेक्चर आएगा उसका, या आपको लाइव क्लास में log का कंसेप्ट जैसे ट्रिग्नोमेट्री में टेबल लेवल देखना सिखाते हैं सिखाएंगे। लेकिन इस आर्टिकल में यूज हुआ तो भाई हुआ होगा ही, इसके लायक मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे करना है। तो रिजल्ट आ गया v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस यू log ऑफ m बाय m नॉट। ओके, यहां से मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू v नॉट माइनस यू log ऑफ m बाय m नॉट। तो ये है जी अपना अगला टारगेट, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करनी थी? स्पीड एट एनी इंस्टेंट फाइंड करनी थी। पहला टारगेट था भैया थ्रस्ट निकालो, दूसरा टारगेट था कि स्पीड निकाल दो इसकी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब उसका मास m रहा होगा। तो दिस इज स्पीड ऑफ द रॉकेट व्हेन इट्स मास इज m। आप लिख सकते हो above इक्वेशन, above equation gives the speed of the rocket when its mass is m। मास तो चेंज हो जा रहा ना, तो जब उसका मास m है उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी? v नॉट माइनस यू नेचुरल लॉग ऑफ m बाय
एम नॉट। ओके, अब इसको लिखने के कई और क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं बेटा। इसको लिखने के कई और फॉर्म होते हैं अगर मैं इसको लिखूं तो। जैसे मैं यहां पर नेचुरल लॉग की जगह क्या लिख सकता हूं, वो एलओजी वाला लॉग लगाऊंगा तो 2.303 अभी बताया था आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आल्सो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस 2.303 u। अब यहां एलओजी लग जाएगा m बाय एम नॉट। एक ये भी फॉर्म हो गया इसका। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी नॉट माइनस 2.303 लॉग ऑफ एम नॉट बाय एम कर दिया तो यहां प्लस कर देंगे। ये m बाय एम नॉट के फॉर्म में हो तो माइनस चलेगा, एम नॉट बाय एम कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यार कभी ऐसा लिखा होगा कभी वैसा लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ओके जी, तो ये हो गया बेटा स्पीड वीड आपने कैलकुलेट कर ली। काफी लंबा खिंच गया, लेकिन अब बीच बीच में नई नई बातें भी बहुत थी, वो भी बतानी थी, हो ही गया होगा। एक लास्ट बात इसमें लिख लो कि कई बार मांग लेता है वो, जिसको कहते हैं बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। तो कहते हैं बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। बर्न्ट आउट मतलब जब सारा फ्यूल बर्न कर गया, बर्न्ट आउट मतलब सारा फ्यूल बर्न्ट आउट हो गया, खत्म हो गया। तो व्हेन होल ऑफ द फ्यूल यानी फाइनल स्पीड जो है, होल ऑफ द फ्यूल गेट बर्न्ट, जब सारा फ्यूल क्या कर जाए, बर्न ही कर जाए, बर्न कर जाए। व्हेन होल ऑफ द फ्यूल गेट बर्न्ट, उस वक्त जो रॉकेट का मास है वो उसके कंटेनर के मास के इक्वल रह जाएगा, क्योंकि भैया फ्यूल खत्म, कंटेनर का माना मोटा जो मास है वो रह जाएगा। तो m इज इक्वल टू एम सी, और उस वक्त जो वेलोसिटी है वो फाइनल हो जाएगी vb, जिसको बर्न्ट आउट स्पीड कह रहा हूं। तो फार्मूला v की जगह क्या हो जाएगा, vb हो जाएगा, v नोट है ही है, ये हो जाएगा माइनस 2.303 लॉग ऑफ m बाय एम नोट। ओके, ये हो गई आपकी नहीं, रॉकेट की बर्न्ट आउट स्पीड v इक्वल टू वी नॉट माइनस 2.303 लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय एम नॉट। ओके जी, अगर इनिशियल स्पीड जीरो लेके चलोगे, t इक्वल टू जीरो लेके चल, t इक्वल टू जीरो पे स्पीड जीरो लेके चल रहे होते हैं, तो यहां पे ये क्या आ जाता, जीरो पुट कर दोगे, वी नोट की जगह जीरो पुट कर दोगे तो काफी बड़ा लंबा खिंच गया। लेकिन क्या करें, करना होता है। तो ये रॉकेट वाला कंसेप्ट जो है ना, इसको आपको करना पड़ेगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो भी करने पड़ेंगे। ऊपर से कराने वाला बेटा काम नहीं है कि सीधा फार्मूला कराओ, न्यूमेरिकल कराओ। न्यूमेरिकल तो हमने कराने, लेकिन एक बार अंदर घुसकर कहाँ से चीज़ें निकल कर आई हैं वो सारी की सारी देखनी पड़ती हैं। अगर कुछ बीच में घुसोगे तो नई चीज़ें भी सीखोगे। लॉग सीखा, अभी सीखा नहीं, खैर और सिखाऊंगा। तो कई पॉइंट्स हैं, इसको हम अभी यहीं पर खत्म करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक को, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लाइव क्लास में हम कवर अप करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ेंगे, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आने। अभी धन्यवाद जी आपका।